हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई वीडियो में। फ्रेंड्स, यदि आप ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से पार्ट 2 का एग्जाम दे रहे हैं तो आप लोग इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा यदि आपका हिंदी सब्सिडरी पेपर है तो, क्योंकि आज के इस वीडियो में हिंदी सब्सिडरी के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। और ये दोस्तों हिंदी का चौथा वीडियो है। अगर आपने पहला, दूसरा और तीसरा वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं, क्योंकि आपके लिए वहां भी मैंने बहुत सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किया। तो चलिए हम आज की वीडियो में आगे बढ़ेंगे। इससे पहले दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि कुल मिलाकर अभी तक 11% ही ऐसे व्यूअर्स हैं जिसने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब किया है। तो आप लोग देरी नहीं कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, इसी तरह के अपडेट के लिए। और वीडियो को एक लाइक करके और चलिए हम लोग क्लास को आगाज करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आज कर लेना है कि आगे द्वारा संपादित जिस संकलन से प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है उसका नाम क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तार संपत। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये तो स्टार लगा लीजिए, पूछी जा सकती है क्वेश्चन की आगे जी की देहावसान कब हुई, यानी कि मृत्यु कब हुई। तो आगे की जो मृत्यु है दोस्तों यह 1988 ईस्वी में हुई, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर देखना अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो आगे जी को हिंदी कविता में किस वाद का कवि माना जाता है। तो यह जो इसका सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तिवाद कवि माना जाता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या करना है आपको। तो अगला क्वेश्चन है, यह दीप शीर्षक कविता में दीप किसका प्रतीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यक्ति का प्रतीक है दीप। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन है, अज्ञेय कैसे कवि है, छायावादी है या फिर प्रयोगवाद के प्रवर्तक कवि है या फिर जनवादी है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो है दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, प्रयोगवाद के प्रवर्तक कवि है। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है, अज्ञेय का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, तो अज्ञेय का जो जन्म है दोस्तों यह कहाँ हुआ था। तो यह देवरिया कसिया में हुआ था। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो अज्ञेय साहब का जो जन्म है यह कब हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1911 ईस्वी में। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार अज्ञेय को कब मिला था। स्टार लगाइए, पूछी जा सकती है कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से अज्ञेय को कब सम्मानित किया गया था। तो इसका सही आंसर जो है यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 1979 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। तो अगला क्वेश्चन है, शेखर एक जीवनी क्या है, जीवनी है या फिर उपन्यास है या कहानी संग्रह है या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए ऑलरेडी बता दिया गया है जीवनी है। ठीक है, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है, सदा नीरा क्या है, उपन्यास है या फिर अज्ञेय की एक संपूर्ण कविताओं का संग्रह है या फिर कहानी संग्रह है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो है दोस्तों यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अज्ञेय की एक संपूर्ण कविताओं का संकलन है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। तो क्वेश्चन है, नदी के द्वीप क्या है, कविता है या फिर उपन्यास है या फिर दोनों है या फिर कोई नहीं। तो यहाँ इसका सही आंसर जो है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों है, कविता भी है और उपन्यास भी है। आगे बढ़िए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो अगला क्वेश्चन है, किस कवि का असली नाम वैद्यनाथ मिश्र था। ठीक है, तो वैद्यनाथ मिश्र किस कवि का असली नाम है भाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नागार्जुन का असली नाम वैद्यनाथ मिश्र है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, नागार्जुन साहब का जन्म कब हुआ था। तो नागार्जुन साहब का जो जन्म है दोस्तों यह कब हुआ था, 1911 ईस्वी में। फिर देखना अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि नागार्जुन किस काव्य धारा से संबद्ध है। तो नागार्जुन भाई साहब यह किस काव्य धारा से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रगतिवाद से संबंधित है। फिर चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, वे और तुम शीर्षक कविता के कवि कौन है। स्टार लगाइए, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है कि वे और तुम शीर्षक कविता के कवि कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नागार्जुन। अगला देखिए अगला क्वेश्चन कहता है, वे और तुम कविता में वे संबोधन किसके लिए आया है। ठीक है, तो वे संबोधन जो है दोस्तों इस कविता में श्रमिक के लिए किया गया है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर देखना अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन खड़ी बोली के अतिरिक्त और किस भाषा में कविताएं लिखा करते थे। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खड़ी बोली के साथ साथ मैथिली भाषा में भी लिखा करते थे। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है, नागार्जुन कैसे कवि हैं, प्रगतिवादी या फिर प्रयोगवादी या फिर जनवादी या फिर इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर जो है दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जनवादी कवि हैं। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। तो नागार्जुन का जन्म कहाँ हुआ था। तो नागार्जुन साहब का जो जन्म हुआ था दोस्तों यह कहाँ पर हुआ था। तो तिरोनी दरभंगा जिला में हुआ था। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा,
फिर अगला देखना क्वेश्चन कहता है नागार्जुन घर छोड़कर कब निकल गए थे। तो नागार्जुन साहब जो है यह 1934 ईस्वी में घर छोड़कर निकल गए थे, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नागार्जुन यात्री के नाम से किस भाषा में रचना करते थे, हिंदी में या फिर मैथिली में या फिर दोनों में या फिर कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिंदी भाषा में भी और मैथिली भाषा में भी किस नाम से रचना करते थे, तो यात्री के नाम से। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि यात्री किनको कहा जाता था तो नागार्जुन साहब को कहा जाता था। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है मैथिली में नागार्जुन की पहली रचना कौन सी छपी थी। तो ध्यान रखिएगा मैथिली में नागार्जुन साहब की जो पहली रचना थी यह राम के प्रति थी, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर देखना अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है विश्व बंध साप्ताहिक में प्रथमतः नागार्जुन की कौन सी रचना छपी। तो याद रखिएगा यहाँ पर इसका सही जो आंसर है यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, राम के प्रति। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है कि नागार्जुन की पहली हिंदी रचना कब प्रकाशित की गई थी। तो नागार्जुन साहब की जो पहली हिंदी रचना थी यह 1935 में प्रकाशित की गई थी, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन कहता है नागार्जुन की प्रगतिवादी रचनाएं किस वाद से प्रभावित है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर जो है यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, मार्क्सवाद से। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन क्या है नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए प्राप्त हुआ था। तो ध्यान रखिएगा सिंदूर तिलकित भाल के लिए नागार्जुन साहब को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। आगे देखिए अगला क्वेश्चन से मुक्तिबोध किस धारा के कवि हैं। ठीक है, छायावाद या फिर प्रयोगवाद या फिर नई कविता या फिर नवगीत। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, नई कविता। अगला क्वेश्चन कहता है कि मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था। ठीक है, तो मुक्तिबोध साहब का जो जन्म हुआ है यह कब हुआ था, तो 1917 में हुआ था, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखना अगला क्वेश्चन क्या कहता है किस प्रकार के समाज से मुक्तिबोध को घिरना है, यानी कि मुक्तिबोध साहब जो थे इन्हें किस प्रकार के समाज से घिरना आता था, वो किससे दूर रहना चाहते थे, तो पूंजीवादी समाज से। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखना अगला क्वेश्चन कहता है मुक्तिबोध हैं, यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और इसमें से सही आंसर जो है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, नई कविता के प्रतिनिधि कवि। आगे देखिए अगला क्वेश्चन कहता है मुक्तिबोध का जन्म हुआ कहाँ था। तो मुक्तिबोध साहब का जो जन्म हुआ था दोस्तों यह कहाँ पर हुआ था, तो ग्वालियर में हुआ था, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखना अगला क्वेश्चन क्या कहता है मुक्तिबोध का निधन कब हो गया। ठीक है, तो मुक्तिबोध साहब का निधन कब हो गया, 12 सितंबर 1964 को हुआ, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। फिर देखना अगला क्वेश्चन कहता है कि मुक्तिबोध को कवि रूप में ख्याति कब से प्रारंभ हुई थी। तो मुक्तिबोध साहब जो कवि रूप में ख्याति पाए यह कब पाए थे, तो ध्यान रखिएगा यह 1943 ईस्वी से पाए थे, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। फिर देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो अगला क्वेश्चन है चांद का मुंह टेढ़ा है का प्रथम प्रकाशन कब हुआ था। यह जो काव्य है चांद का मुंह टेढ़ा है यह इसका प्रकाशन कब हुआ था सबसे पहली बार। तो याद रखिएगा यहाँ पर इसका सही आंसर जो है यह हो जाएगा 1964 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी। फिर देखना अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि सतह से उठता हुआ आदमी मुक्तिबोध का क्या है। तो सतह से उठता हुआ आदमी जो है मुक्तिबोध का यह कहानी संग्रह है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। फिर देखो अगला क्वेश्चन क्या आता है कि मुक्तिबोध आकाशवाणी के समाचार पत्र विभाग से कहाँ संबद्ध रहे। तो याद रखिएगा यहाँ पर इसका सही आंसर जो है यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, नागपुर में संबंधित थे। आगे देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि मुक्तिबोध का संबंध किस पत्र पत्रिका से था। तो मुक्तिबोध जो संबंधित थे दोस्तों यह किससे, तो हंस से भी और समता दोनों पत्रिका से संबंधित थे। आगे देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि मुक्तिबोध की रचनाओं में प्रगतिवादी स्वर कब से सुनाई देने लगा। तो मुक्तिबोध की जो रचना थी उसमें प्रगतिवादी स्वर जो है सुनाई देने लगा दोस्तों, यह कब से, 1940 के उपरांत से। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि मुक्तिबोध काव्य रचना कब से प्रारंभ की गई। तो मुक्तिबोध काव्य रचना जो है दोस्तों यह 1935 से प्रारंभ की गई, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। आगे देखना अगला क्वेश्चन क्या कहता है धर्मवीर भारती का जन्म कब हुआ था। तो धर्मवीर भारती का जो जन्म है दोस्तों यह हुआ था दोस्तों 1926 ईस्वी में, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर घ होगा। अब आगे देखिए क्वेश्चन कहता है ठंडा लोहा शीर्षक काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है। तो ठंडा लोहा जो लिखा गया है यह धर्मवीर भारती के द्वारा लिखा गया है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि महाभारत की कथा पर आधारित भारती के काव्य नाटक का शीर्षक क्या है। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंधा युग। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि धर्मवीर भारती किस प्रसिद्ध साप्ताहिक हिंदी पत्रिका के संपादक थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धर्मयुग। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कवि और कल्पना शीर्षक कविता में कालिदास की किस रचना का वर्णन आया है। तो याद रखिएगा यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेघदूत।
आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन कहता है साँझ का बादल शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है। तो साँझ का बादल जो है दोस्तों यह धर्मवीर भारती के द्वारा लिखा गया है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ मनुष्य को मनुष्य मानना गुनाह है किस कवि की पंक्ति है। तो यह जो पंक्ति है दोस्तों यह धर्मवीर भारती की पंक्ति है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। अब आगे देखना अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि धर्मवीर भारती किस वाद से संबद्ध कवि है। छायावाद या फिर प्रगतिवाद या फिर प्रयोगवाद या फिर नई कविता। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नई कविता से संबंधित है। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है कि धर्मवीर भारती का जन्म कहाँ हुआ था। तो धर्मवीर भारती का जो जन्म है दोस्तों यह इलाहाबाद में हुआ था, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ग होगा। फिर देखना अगला क्वेश्चन कहता है धर्मवीर भारती धर्मयुग के संपादक कब हुए। तो धर्मवीर भारती जो है धर्मयुग साप्ताहिक पत्रिका के जो प्रकाशन किए तो यह कब किए, तो 1960 ईस्वी में, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ग होगा। अब आगे देखना अगला क्वेश्चन कहता है धर्मवीर भारती को पद्मश्री की उपाधि कब मिली। तो धर्मवीर भारती को जो पद्मश्री उपाधि मिली थी यह 1972 में मिली थी, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। फिर देखना अगला क्वेश्चन कहता है गुनाहों का देवता क्या है, कविता है या फिर उपन्यास है या फिर दोनों है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उपन्यास है। अब आगे देखिए क्वेश्चन कहता है विद्यानिवास मिश्र नई कविता की मुक्ति धारा के क्या हैं। तो नई कविता की मुक्ति धारा के जो है धर्मवीर निवास मिश्र यह है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संपादक हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि नागार्जुन किस वाद के कवि माने जाते हैं। तो ना स्टार लगाइए, नागार्जुन जो है दोस्तों यह किस वाद के कवि माने जाते हैं। तो यह प्रगतिवाद के कवि माने जाते हैं, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना कहता है कि मोम का घोड़ा कविता के कवि कौन है। तो मोम का घोड़ा जो लिखा गया है दोस्तों यह क्या कहते हैं दुष्यंत कुमार के द्वारा लिखा गया है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। आगे देखना अगला क्वेश्चन क्या कहता है तो निम्न में से कौन कविता धर्मवीर भारती की रचित है। ठीक है, धर्मवीर भारती रचित है यानी कि धर्मवीर भारती के द्वारा लिखा गया है, तो इसका सही आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गौड़िक बानी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है भाई साहब। तो अगला क्वेश्चन है नई कविता की मुक्ति धारा के संवाद हैं। तो नई कविता के मुक्ति धारा का जो संवाद है दोस्तों यह क्या है, तो यह है विद्यानिवास मिश्र। अब आगे देखना अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय किस काव्य धारा के प्रवर्तक हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रयोगवाद के। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है। तो मुक्तिबोध का जो पूरा नाम है दोस्तों यह माधव गजानन मुक्तिबोध है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है गरीबी हटाओ कविता में किसका उल्लेख किया गया है, प्रेम का या फिर गरीबी का या फिर भक्ति का या फिर सौंदर्य का। तो यहाँ पर इसका सही आंसर जो है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गरीबी का। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है अकाल और उसके बाद किसकी रचना है। तो अकाल और उसके बाद जो रचना है दोस्तों यह नागार्जुन की रचना है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। फिर देखना अगला क्वेश्चन कहता है भवानी प्रसाद मिश्र की कविता है गीत फरोश या फिर न जाने के भेष में या फिर बुआई की गीत। तो यहाँ पर इसका सही आंसर जो है यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, गीत फरोश। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। तो अगला क्वेश्चन है गीत फरोश कविता किनकी रचना है। तो गीत फरोश कविता जो है यह भवानी प्रसाद मिश्र की है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। आगे देखना अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है पूंजीवादी समाज के प्रति कविता किनकी है। तो पूंजीवादी समाज के प्रति जो कविता लिखी गई है दोस्तों यह किसके द्वारा, मुक्तिबोध के द्वारा लिखा गया है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है मुक्तिबोध की रचना इनमें से कौन सी दी गई है। तो यहाँ इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लकड़ी का बना रावण किसके द्वारा लिखा गया, मुक्तिबोध के द्वारा। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि आज्ञे जी की कविता कौन सी है, गीत फरोश या फिर गौड़िक बानी या फिर अभिव्यक्ति या फिर नंदा देवी। तो यहाँ इसका सही आंसर जो है ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, नंदा देवी किसके द्वारा लिखा गया है, तो आज्ञे जी के द्वारा लिखा गया है। आगे देखिए क्वेश्चन है आज्ञे जी की कविता इनमें से कौन है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रात होते प्रातः होते। यह जो किसके द्वारा लिखा गया है, तो आज्ञे जी के द्वारा लिखा गया है। फिर देखिए ना भाई अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है धर्मवीर भारती की कविता कौन सी है। तो धर्मवीर भारती की जो कविता है यहाँ पर दोस्तों ये जो ऑप्शंस दिए गए इसमें से कस्बे की शाम, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। आगे देखना अगला क्वेश्चन क्या कहता है एक पीली शाम के कवि कौन है। ये जो कविता है एक पीली शाम, इसके कवि कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा लिखा गया एक पीली शाम। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है गिरजा कुमार माथुर की कविता इनमें से कौन सी है। तो गिरजा कुमार माथुर के द्वारा क्या लिखा गया है दोस्तों, तो ये लिखा गया है देखिए यहाँ पर पतझड़ का एक दोपहर। आगे देखना क्वेश्चन क्या कहता है पतझड़ का एक दोपहर कविता के कवि कौन है। तो ये हो जाएगा गिरजा कुमार माथुर।
फिर कहता है कि धूमिल की रचना है, यानी कि धूमिल के द्वारा इसमें से कौन सी रचना की गई है, कुत्ता या फिर गीत या फिर जीवन से या फिर कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुत्ता। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है किस्सा जनतंत्र का के रचनाकार कौन है, यानी कि ये जो रचना है किस्सा जनतंत्र का, यह किसके द्वारा लिखा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धूमिल के द्वारा लिखा गया है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि इसमें से धूमिल की कविता कौन सी है। ठीक है, तो इसमें से जो धूमिल की कविता है यह खेवली है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखना क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन है कि अकाल और उसके बाद के कवि कौन है। तो अकाल और उसके बाद के कवि जो है दोस्तों यह नागार्जुन साहब है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि केदारनाथ अग्रवाल की रचना कौन सी है। तो केदारनाथ अग्रवाल की जो यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें से कौन सी रचना है, तो ये हो जाएगा जीवन से, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। फिर देखना अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है जीवन से कविता के कवि कौन है। तो जीवन से कविता के कवि कौन है भाई साहब, यहाँ पर केदारनाथ अग्रवाल हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर घ। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है कि सासी डैने कविता के रचनाकार कौन है। तो सासी डैने किसके द्वारा लिखा गया, कुंवर नारायण के द्वारा, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। फिर देखना अगला क्वेश्चन है श्रीकांत वर्मा की रचना कौन सी है। तो श्रीकांत वर्मा की जो रचना है यहाँ पर दोस्तों यह कौन सी है, कलिंग है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है प्रक्रिया किनकी कविता है। तो प्रक्रिया जो है दोस्तों यह किनके द्वारा लिखा गया है, तो यह लिखा गया श्रीकांत वर्मा के द्वारा, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। फिर देखना अगला क्वेश्चन क्या कहता है गरीबी हटाओ किनकी रचना है, किनकी कविता है। तो गरीबी हटाओ जो लिखा गया है यह सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के द्वारा लिखा गया है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो अगला क्वेश्चन है भाई साहब आंधी पानी आया के रचनाकार कौन है। तो आंधी पानी आया के रचनाकार जो है दोस्तों यह है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो अगला क्वेश्चन है कि मोम का घोड़ा के कवि कौन है। चलिए क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, यहाँ पर क्या सही आंसर हो जाएगा इस चारों में से, इसका आंसर कमेंट करके हमको बताइए। अब यहाँ पर देखिए, फिर देखिए यहाँ पर कुछ नई कविताओं की मुक्ति धारा दी गई है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों ये आंसर शीट आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का जो लिंक है यह डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। इसकी पीडीएफ के साथ साथ आपको सारे आंसर्स वहां पर उपलब्ध हैं, वहां पर से आप प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो कम से कम 4 फ्रेंड्स के बीच इसे जरूर शेयर कीजिए, वीडियो को एक लाइक करके। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।